हमारे साथ एसएमसी कैपिटल के जगन्नाथम थुनुगुंटला मौजूद हैं, उनसे जानते हैं बाजार पे इस वक्त उनकी राय। मिस्टर जगन्नाथम, स्वागत है आपका। जिस तरह से हमने अच्छी खासी शुरुआत देखी है, अब आप इस वीक के दौरान अपने क्लाइंट्स को क्या स्ट्रैटेजी सुझा रहे हैं? कहां देखेंगे आप सेटलमेंट, कहां तक और तेजी दिख रही है? जब मार्केट में लिक्विडिटी चलती है तो फंडामेंटल्स के इतना ज्यादा प्लेस नहीं होती है। मार्केट कैन सरप्राइज एवरीबडी बिकॉज एफआईएस इतना जबरदस्त इन्वेस्ट कर रहे हैं। ऑलरेडी 17-18 बिलियन डॉलर्स के इन्फ्लोस आ चुका है। सो मार्केट यहाँ से मोमेंटम बहुत स्ट्रांग है। अगर आप ट्रेडर है, आप राइड द टाइड, मोमेंटम को एंजॉय करिए और आपका काम ही है कि मोमेंटम को एंजॉय करना, आप कर सकते हैं। लेकिन आप फंडामेंटल इन्वेस्टर है और वैल्यू इन्वेस्टिंग के लिए सोच रहे, शायद अभी सही नहीं है, क्योंकि अगर सेंसेक्स का 1000 रुपीज का ईपीएस अगर हम मानते हैं, सो मार्केट ऑलरेडी 20 पी मल्टीपल क्रॉस कर चुका है। सो इस हिसाब से देखें तो वैल्यू इन्वेस्टिंग वी आर द कॉस्टलीस्ट मार्केट इन द ब्रिक्स एंड द इमर्जिंग मार्केट्स। बट आप ट्रेडर है, यू कैन एंजॉय द ट्रेड। तो किस वक्त कौन से लेवल्स पर आपको कंफर्ट होगा जहां पर आप खरीदारी करने की सलाह देंगे? इस काइंड ऑफ मार्केट में अभी लेवल से भी ये मोमेंटम जो है वो आप लॉन्ग साइड रह सकते हैं। ये एक चीज है, शॉर्ट साइड अभी थोड़ा रिस्क लग रहा है, क्योंकि पीपल ट्राइड मेनी टाइम्स 5200, 5300, 5400 सभी लेवल्स में लोग शॉर्ट करके बैठा हुआ, बट लेकिन मार्केट सभी को सरप्राइज किया। और शॉर्ट अवॉइड करिए और इधर न्यूट्रल रहिए या प्रेफरेबली लॉन्ग रहिए। खासतौर पे सत्यम तो उसी लेवल पर आता हुआ अब दिख गया जहां पे ये रिजल्ट की डेट अनाउंसमेंट होने के पहले था, जो पूरा यूफोरिया बना और फिर निकल गया। कल जिस तरह से हमने एडीआर की डीलिस्टिंग की खबर सुनी, ये जो एडीआर वाली खबर है खासतौर पे, इसका क्या आप इम्पैक्ट देखते हैं और इस वक्त क्या करेंगे महिंद्रा सत्यम में? एडीआर वाला डीलिस्टिंग के दिन में जो 23% मार्केट गिरा हुआ है, लेकिन इट में भी नी जर्क रिएक्शन, क्योंकि इसमें फंडामेंटली कोई वीक नहीं है। डीलिस्टिंग कोई बुरा बात नहीं, बस इतना है कि इलिक्विडिटी क्रिएट करती है, इसलिए शायद एडीआर इतना स्ट्रांग से गिरा हुआ है। अगर मार्केट एक्सपेक्टेशन से अगर 6:1 स्वैप रेशियो बनती है बिटवीन महिंद्रा सत्यम एंड टेक महिंद्रा, अगर टेक महिंद्रा के शेयर प्राइस के हिसाब से देखें तो शायद सत्यम शेयर 130 तक जाने की उम्मीद है। और इसलिए अभी दे कैन सी इट इन दैट कॉन्टेक्स्ट। बट लेकिन ईपीएस कितना आता है रिजल्ट्स के ऊपर डिपेंड होता है। मार्केट एक्सपेक्टेशन है 12 रुपये की, और देखना पड़ेगा और कितना एक्चुअली आता है। लेकिन तो आप कह रहे हैं कि दरअसल बाई करें? अगर 130 रुपीज अगर स्वैप रेशियो के हिसाब से देखें तो अभी बनता है खरीदने के लिए, क्योंकि अगर इट डिपेंड्स ऑन स्वैप रेशियो। बट अगर 6:1 अगर आप बेट करना चाहे तो 130 के हिसाब से आप खरीदारी कर सकते हैं। सॉरी, ऑलराइट। लेकिन मिस्टर जगन्नाथम, अगर हम थोड़ा मैक्रो आउटलुक देखें, FY12, FY11 के लिए आप क्या ईपीएस एक्सपेक्ट कर रहे हैं ऑन सेंसेक्स एंड निफ्टी? अगर तीन मैक्रो इंडिकेटर्स रिसेंटली अगर देखें तो जीडीपी नंबर, आईआईपी नंबर और एडवांस टैक्स नंबर, तीनों देखें तो सभी इंडिकेट कर रहे हैं कि इस क्वार्टर का भी परफॉर्मेंस अच्छा ही रहेगा। और 15 to 20% ईपीएस ग्रोथ तो मिनिमम एक्सपेक्ट कर सकते हैं। लार्जली रिजल्ट शुड बी इन लाइन विथ सम पॉजिटिव सरप्राइजेस इन सम पॉकेट्स। शायद बैंक्स सरप्राइज कर सकते हैं, ऑटोमोबाइल्स इन द सेल्स टर्म सरप्राइज कर सकते हैं। शायद बिकॉज ऑफ रॉ मटेरियल थोड़ा प्रॉफिट्स के ऊपर मार्जिन का प्रेशर हो सकता है, बट लेकिन सेल्स के लेवल पे अभी सरप्राइज हो सकता है। शायद एफएमसीजी के ऊपर थोड़ा प्रेशर रहेगी, क्योंकि वो अगर एडवांस टैक्स नंबर देखे तो एफएमसीजी का थोड़ा वीक आया हुआ है इस बार। इसलिए इट विल बी मिक्सड बैग, बट लार्जली इट शुड नॉट बी डिसअपॉइंटिंग। आपने हालांकि कहा कि इस वक्त इन्वेस्टर्स को खरीदारी नहीं करनी चाहिए, ट्रेडिंग का ही मौका केवल है मार्केट में, लेकिन ये जो आप नतीजों का अनुमान लगा रहे हैं, क्या कुछ स्पेसिफिक बाइंग के मौके आप अभी देखते हैं, या फिर ये सारे सरप्राइजेस ऑलरेडी प्राइस इन है, इनके हिसाब से बाइंग हो चुकी है? इट्स ए ट्रेडर्स मार्केट। अगर एक चीज, अगर मार्केट में हमेशा एक चीज होता है कि मनी अट्रैक्ट्स मनी। अगर बैंकिंग और ऑटोमोबाइल्स इस काइंड ऑफ मोमेंटम सेक्टर्स में ऑलरेडी मनी इज गेटिंग अट्रैक्टेड, आप उसी काइंड ऑफ सेक्टर्स में आप बने रहना बेटर है, क्योंकि मोमेंटम कैन टेक इट फॉरवर्ड। बट लेकिन कुछ लैगर्ड्स भी है मार्केट में, इसलिए उसको अवॉइड करते हुए शायद आप लीडिंग सेगमेंट्स में आप बने रहिए। वैल्यू इन्वेस्टिंग के लिए शायद अभी इतना एडवाइजेबल नहीं है कि आपको बेटर एंट्री अपॉर्चुनिटीज मिलेगा, बस आपका पेशेंस टेस्ट होगा। बट आप वैल्यू इन्वेस्टिंग के लिए देख रहे हैं तो आप तो उतना पेशेंस रखना ही पड़ेगा।
कुछ डेवलपमेंट जो यहाँ पर स्टॉक स्पेसिफिक हुए हैं, उसमें EIH का नाम है। यहाँ पर राइट्स इश्यू आया है, जिस तरह की खबरें आ रही हैं उसके हिसाब से ITC शायद सब्सक्राइब नहीं करने वाला है, ऐसी खबरें आई हैं। बट किस तरह से आप देख रहे हैं EIH के राइट्स इश्यू के प्लान को? ये पूरा राइट्स इश्यू प्लान मेरे हिसाब से एक कैपिटल रिस्ट्रक्चरिंग एफर्ट है, ये फंड रेजिंग एफर्ट शायद नहीं है। और ITC और रिलायंस अगर इन दोनों में कोई भी सब्सक्राइब नहीं करता है, उनका स्टेक ऑटोमेटिक नीचे आ ही जाता है, क्योंकि दोनों 14.17 14.98 दे आर स्टेकिंग लाइक दैट। अगर पार्टिसिपेट नहीं करता है ऑटोमेटिकली उनका स्टेक नीचे आ जाता है। और अगर प्रमोटर्स उस पोर्शन को जो रिनाउंस हुआ राइट्स, अगर इस पोर्शन को प्रमोटर्स पिक करता है तो नेचुरली प्रमोटर स्टेक ऊपर चले जाते हैं। और एक पॉइंट है कि राइट्स इश्यू में एज पर सेबी गाइडलाइंस एक फ्री प्राइसिंग का मामला है। दैट मीन्स कोई भी प्राइसिंग का फार्मूला नहीं है, आप कोई भी प्राइस रख सकते हैं। सो क्योंकि अगर ITC पार्टिसिपेट नहीं करती है, अगर कम प्राइस में अगर प्रमोटर्स पार्टिसिपेट करता है तो प्रमोटर स्टेक ऊपर चलेगा और ITC स्टेक नीचे आएगा। और सेबी का न्यू टेक ओवर गाइडलाइंस अगर ये फाइनल होने के बाद पूरा गेम प्लान ओपन होगा, क्योंकि तब रिलायंस और ITC 24.99 तक विदाउट ओपन ऑफर दे कैन गो। सो बहुत सारे इंटरेस्टिंग गेम है और राइट्स इश्यू एक तरह से चल रहा है और टेक ओवर गाइडलाइंस आने वाला है। सो इट इज अ वेरी इंटरेस्टिंग प्ले। All right, Mr. Jagannathan, thanks a lot for joining us today.